नमस्कार, मैं रितेश है। स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश में। जैसा कि आप लोग को पता था कि हम लोग प्राचीन इतिहास का सेशन देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे करके कई टॉपिक को हम लोगों ने ख़त्म किया। और इन्हीं टॉपिकों के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के इस सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक है आज का वह है वैदिक सभ्यता। तो आइए वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए वैदिक सभ्यता के कितने विभाजन हैं, यानी वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा कि वैदिक सभ्यता को कुल 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? पहला है ऋग वैदिक काल, ठीक है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। नाम ध्यान से देखिए आप लोग, पहला क्या है? पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगर ऋग वैदिक काल की बात कर लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ऋग वैदिक काल है उसका समय सीमा क्या है, यानी कि उसको कब से कब तक था ऋग वैदिक काल, तो आप लोग कहेंगे 1500 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व, यानी इसको कहते हैं ईसा, इसको कहते हैं पूर्व, ठीक है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आप कहेंगे कि सर ये कैसे ज़्यादा से कम कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप लोग ईस्वी जब बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? 5 ईस्वी से लेके 10 ईस्वी तक आप लोग ऐसे बोलते हैं, ईस्वी तक। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे ईस्वी पूर्व कर देते हैं तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो ईस्वी पूर्व कर देते तो उल्टा हो जाता है, 10 ईसा पूर्व से लेके 5 ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ पे ये 10 जो होता है छोटा होता है और ये 5 जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 1500 जो है ये छोटा है और 1000 जो है ये बड़ा है, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस पर डिटेल में वीडियो आप लोग को दे दूंगा, जिससे आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ईस्वी पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए अब उत्तर वैदिक काल की समय सीमा की अगर बात कर लेते हैं तो उसका समय सीमा है 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। इसी के क्रम में यदि आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए आर्यों का मूल स्थान माना जाता है, तो इसका आपका सीधा उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया। यानी कि आर्यों का जो मूल स्थान है, ठीक है, जहाँ पर वो लोग वास्तव में रहते थे, जो उनका मुख्यतः जो उनका निवास था वह कहाँ का था? मध्य एशिया से था, ठीक है। यानी वो मध्य एशिया से ही आए थे, मध्य एशिया में वो लोग रहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आर्य जो थे, आर्यों द्वारा जो निर्मित एक बनाया गया जो सभ्यता उनका था उसको क्या कहा जाता था? उसी को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता है उसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है आर्यों की भाषा क्या थी, ठीक है। तो आप लोग सीधा उत्तर दे सकते हैं कि जो आर्यों की भाषा थी वह संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के क्रम में हमारा अगला प्रश्न बन सकता है आपको, देखिए, ऋग वैदिक काल में युद्ध के लिए गवस्ती शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि ऋग वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि युद्ध में जो है ऋग वैदिक काल में युद्ध के लिए गविस्ती, ठीक है, गविस्ती शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक। किस शब्द का? गविस्ती शब्द। या फिर आप लोगों से पूछ सकता है कि गविस्ती शब्द का संबंध किससे है, ठीक है, तो युद्ध से है। तो आप लोग याद रखिएगा कि किससे गविस्ती शब्द, गविस्ती जो ये शब्द है उसका संबंध किससे है? युद्ध से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गविस्ती का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है गायों की खोज। इसका क्या मतलब है? देखिए ध्यान सुनिए, फिर से बात सुनिए। ऋग वैदिक काल में युद्धों के लिए जो है गविस्ती शब्द का प्रयोग किया गया है और गविस्ती शब्द का जो अर्थ होता है गायों की खोज। यानी इससे आप लोग को पता चलता है कि ऋग वैदिक काल में जो युद्ध हुआ करता था वह गायों के लिए हुआ करता, ठीक है। यानी कि आज के ज़माने में जैसे कि सब लोग सोना चांदी गायब कर देते हैं, उस पिछले ज़माने में क्या किया जाता था कि गायों को ही गायब कर दिया जाता, ठीक है, और गायों को खोजने के लिए ही युद्ध किया जाता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऋग वैदिक समाज 4 वर्गों में विभक्त था, ठीक है। ऋग वैदिक समाज जो था वह 4 भागों में विभक्त था, जो कि कौन कौन सा था? पहला भाग था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ऋग वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था? वर्ण यानी जाति, ठीक है, कितने जातों में विभाजित था? तो इसका आंसर होगा 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है वह आप लोग से पूछ सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो इसका आप लोग उत्तर देंगे कि उपनिषदों की संख्या 108 है। यह जो पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इस पॉइंट को आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिए।
यदि आप लोगों को यह टॉपिक जो है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ यही नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाएंगे तो हो सकता है कि मैं कोई उपाय सोचूं और उपाय सोचने के बाद कोई ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसके माध्यम से इन सारे नोट्स को आप लोग के पास में भेज सकता हूँ। ठीक है, देखिए आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए महापुराणों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, पुराणों की संख्या या फिर महापुराणों की संख्या, ठीक है, तो उसकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है। ये बात याद रखिएगा। फिर इसी के क्रम में अगर पूछा जाए वेदों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि वेदों की संख्या हमारा 4 होता है। जैसा कि नाम इसका क्या है, चारों वेद क्या है, वेदों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में MCQ के माध्यम से सारे प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो में देख लीजिए, प्लेलिस्ट में प्राचीन इतिहास के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आगे देखिए, वेदांगों की संख्या होती है, तो वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और देखिए आगे आगे बोल रहा है आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान था। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ, आर्यों का समाज कौन सा प्रधान था, पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान का मतलब क्या होता है, ऐसा समाज जिसमें पितृ यानी पिता, पिता क्या हो, प्रधान हो, यानी पिता जो है सबसे बड़ा हो, सबसे महान हो, उसको क्या कहते हैं, पितृ प्रधान कहते हैं। ठीक है, तो आर्य लोग जो है यानी पिता लोग को सबसे महान बताते थे। ठीक है, देखिए समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी, ठीक है, आर्यों के समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वह क्या था, परिवार था। याद रहेगा आपको, आर्यों के समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार थी। ठीक है, अब परिवार का मुखिया कौन हुआ करता था, परिवार का मुखिया जो होता था कुलप हुआ करता था। क्या हुआ करता था, यह नाम याद रखिएगा, कुलप नाम क्या है, कुलप हुआ करता था। कुलप का मतलब क्या होता है, कुलप का अर्थ होता है पिता। ठीक है, यानी कि परिवार का मुखिया कौन होता था उस समय, आर्यों के समय जो है परिवार का मुखिया जो होता था वह पिता हुआ करता। ठीक है, और पिता को हम लोग कुलप के उस समय कुलप कहा जाता। ठीक है, पिता के लिए उस समय कुलप शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यदि आप लोग से यह क्वेश्चन पूछ दे कि कुलप का अर्थ क्या है, तो जान लीजिए कुलप का अर्थ क्या है, पिता है। ठीक है, यह आपको याद रहना चाहिए। आगे देखिए, अगला हमारा पॉइंट जो है बाल विवाह का कोई प्रचलन नहीं था। इसका मतलब है कि जो हमारा वैदिक काल है इसमें बाल विवाह का कोई भी प्रचलन नहीं था। ठीक है, यानी कि बाल विवाह नहीं कराया जाता था उस समय। ठीक है, विधवा अपने पति के छोटे भाई यानी अपने देवर के साथ विवाह भी कर सकती थी उस समय। ठीक है, इस समय हालांकि यह नहीं होता है, अगर कहीं पे हो जाए मान लीजिए किंचित मात्र घटना तो उसकी अलग बात है। ठीक है, वो अपवाद स्वरूप है। लेकिन देखिए विधवा उस समय क्या करती थी, अपने पति के छोटे भाई यानी अपने देवर से विवाह वह कर लेती थी। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कभी कि अमाजु शब्द का क्या अर्थ होता है, यानी अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, ठीक है, ऋग वैदिक काल में, तो आप लोग याद रखिएगा कि अमाजु शब्द का जो प्रयोग है वो उसका अर्थ यह होता है कि ऐसी स्त्री जो जीवन भर क्या रहती थी, अविवाहित होती थी, यानी जिसका क्या विवाह नहीं हुआ होता था जीवन भर, उसको हम लोग अमाजु कहा जाता था। ठीक है, समाज में उस समय उसको क्या कहा जाता था, अमाजु कहा जाता था। ठीक है, तो यह हमारा ऋग वैदिक काल से पहला भाग है इस वीडियो का। ठीक है, ऋग वैदिक काल का। इसके बाद भी हम लोग एक वीडियो और देखेंगे जो कि ऋग वैदिक काल से ही संबंधित था, क्योंकि अभी भी कई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि पूरे वीडियो में एक साथ नहीं हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।